हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिनों मैं ईस्ट उड़ीसा ट्रैवल कर रहा हूँ और आज मेरे को उड़ीसा में ट्रैवल करते हुए चौथा दिन है और 2 दिन से मैं यहाँ पर पुरी के आसपास हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। और अब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ बताऊँगा। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ कोणार्क टेम्पल से। और कोणार्क टेम्पल भाई 13वीं सदी में राजा नरसिम्हा देवा ने बनाया था और ये बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है भाई। इसके चारों तरफ ये रथ के आकार का दिखता है अगर आप चारों तरफ से देखेंगे तो। और इसमें 12 ये रथ के पहिए हैं और 7 घोड़े हैं जो कि 7 दिनों को दर्शाते हैं और 12 जो है 12 महीनों को ये हमारे रथ के पहिए दर्शाते हैं। बाकी टाइम के हिसाब से अब ये डैमेज होने लगा है। इतने सालों तक जिस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, पिछले 15 सालों में यहाँ पर ये थोड़ा डैमेज जल्दी होने लगा है। हालांकि इसको बनाने के लिए थोड़े से कुछ कारीगर वगैरह लगे हुए हैं कि ठीक से वो हो जाए। 40 रुपये इसकी यहाँ फ़ीस है अंदर एंट्री के लिए और 30 रुपये की यहाँ पार्किंग चार्जेस लगते हैं और 600 रुपीज़ फॉरनर्स की फ़ीस है। बाकी अंदर आके बड़ा अच्छा सा लगेगा आपको। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है अभी हालांकि आज तो। और भाई बहुत ही अनोखे तरीके से पत्थरों से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। और भाई ये जो पहिए हैं ये इसमें तो नक्काशी अलग है ही है। जो पत्थरों के अंदर आप नक्काशी देखेंगे ये उस ज़माने के राजाओं का क्या विज़न था पता नहीं। जगह जगह मैं कई बार ये देख चुका हूँ कि ये कामुक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और भाई इतिहास तो हमारा दर्शाता ही दर्शाता है। बहुत जगह भगवानों की मूर्तियाँ भी हैं और घोड़े जो बनाए हुए हैं ये पूरा रथ के आकार का। उनका क्या विज़न रहा होगा कि ये रथ के आकार का बना के आगे घोड़े बना दिए, पीछे पहिए बना दिए। और कुछ तो ख़ास बात है कि मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। आपको ये हमारा इंडियन करेंसी का 10 रुपये का नोट है और अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो ये जो पहिया बना हुआ है ये यहीं से लिया गया है। तो कितना सही है। और जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, तो अभी मैंने पहले पुरी से यात्रा शुरू की। हालांकि वीडियो की शुरुआत मैं अपनी यहाँ से कर रहा हूँ कोणार्क टेम्पल से। तो अब मैं कोणार्क टेम्पल से वापस पुरी जाऊँगा और रास्ते में भाई क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं यार। अपने वहाँ जैसे होते हैं ना कि वो झाड़ वाड़ उग जाते हैं रोड के किनारे, यहाँ पर भाई नारियल के पेड़ और सबसे ज़्यादा काजू के पेड़। और वो आपको मैं दिखाऊंगा भी और उनके बारे में बताऊंगा भी कि काजू कैसे निकलता है और इतना बड़ा सा फल होता है उसमें कैसे इतना छोटा सा काजू आपको समझ आएगा। रोड के किनारे ऐसे। और भाई मैं बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के नज़दीक हूँ इस टाइम पे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैंने इतनी बारीकी से एनालाइज़ करा। सारा कुछ आपको बताऊंगा, सब शेयर करेंगे थोड़ी देर और। ये मंदिर के आसपास घूम के और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। यहाँ के लिए रास्ता बड़ा अच्छा है। अगर आपको आना है तो पुरी स्टेशन पड़ेगा रेलवे स्टेशन और भुवनेश्वर पड़ेगा यहाँ पर एयरपोर्ट। बाकी उसके बाद आपको लोकल टैक्सी या लोकल बसेस हायर करनी पड़ेंगी या शेयरिंग बेसिस पे भी वो चलती हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। तो चलो थोड़ा मंदिर को घूम लेते हैं।
कोणार्क टेम्पल जिस हिसाब से मंदिर तो है ही है, लेकिन मंदिर के साथ साथ टूरिस्ट पैलेस भी है। कितने भाई हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई पूरी, जैसे बाकी लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लोग बीचेस के किनारे जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एंजॉयमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर भाई धर्म कर्म से रिलेटेड जगह भी हैं, एंजॉयमेंट भी है। तो सारी बातें सही हैं, लेकिन जिस हिसाब से डैमेज हो रहा है ना मंदिर, ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। तो अगर किसी ने देखना हो ना तो 10-12 साल के अंदर आके देख जाओगे खंडर बनता जा रहा है। और वो पत्थर है, उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। मान लो कुछ वैसे स्ट्रक्चर बना हो तो उसको रिपेयर करा जा सकता है। वैसे जो नक्काशियाँ उस पर बनी हुई हैं पत्थर के अंदर, जो डिज़ाइन बनाए गए हैं, उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा? बहुत बारीक काम है। अगर ये नया भी बनाना चाहे ना इस ज़माने में तो भी पता नहीं कितने सालों लग जाएंगे। 50 साल तो उस टाइम पे लगे थे भाई। कोणार्क मंदिर से निकल के, वैसे देखने लायक जगह है, जो सच बात है, जो उसके पास में निकलते ही मैं बे ऑफ बंगाल पे पहुंच गया हूँ। और बे ऑफ बंगाल बिल्कुल यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर है बस मंदिर से दूर। और फिर यहाँ से पुरी रह जाता है करीब 45 से 50 किलोमीटर अप्रोक्स। तो ये बंगाल की खाड़ी, मैं 2 मिनट रुकूंगा यहाँ पर और उसके बाद आपको एक और करिश्मा दिखाऊंगा कि समंदर के इस तरफ खारा पानी है, सॉरी मीठा पानी है, और इस तरफ खारा पानी है। वो वजह क्यों है? आपने नदियों का संगम तो देखा होगा भाई, नदी का उद्गम स्थान भी देखा होगा, संगम भी देखा होगा, लेकिन जो नदी लिटरली समंदर के अंदर गिर रही है वो जगह दिखाऊंगा आपको। और इस वीडियो को एंड तक देखना, एक से एक चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर काजू जो है ना सिर्फ 400 रुपये kg है। वो क्यों है आपको दिखाऊंगा। रोड के तरफ दोनों तरफ लावारिश पड़े हैं काजू के पेड़, बिल्कुल कोई माई बाप नहीं है इनका। और इस टाइम तो काजू लगे हुए भी हैं। मेरी किस्मत कितनी बढ़िया है। तो बस यहाँ पर पहुँच गया हूँ, गाड़ी लगाते हैं कहीं पे और समंदर को देखते हैं थोड़ी देर। सॉफ्ट रेत जिसमें कि पैर इतने घुस रहे थे, फिर थोड़ा ठीक आया। और अब जब मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ जहाँ तक लहरें आ रही हैं भाई, यहाँ तो ऐसा पत्थर है बिल्कुल। ये देखो कुछ नहीं हो रहा। और लहरों के जितने नजदीक जाते जाओ ना उतना ही मजा आपका मल्टीप्लाई करते चले जाना। ये देखो इन प्यारी प्यारी लहरों को देख के इनके साथ कबड्डी खेलने का मन हो रहा है मेरा। हालांकि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह लेके नहीं आया, पर एक ट्राई जरूर करूंगा। ये अभी लहरें वापस जाने दो, फिर देखते कबड्डी 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 कबड्डी। ओए नहीं छू पाया। अगर वो वाले कपड़े पहने होंगे ना फिर तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, नहाने वाले कपड़े। वैसे भाई ये रिस्की है, मतलब मजेदार तो है लेकिन रिस्की बहुत है, क्योंकि इस टाइम हाई टाइड का समय है। लो टाइड पे या नॉर्मल रहता है ना समंदर, तब आप खेल सकते हो। देखो कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, कैमरे में शायद आपको नहीं नजर आए, लेकिन अप्रोक्स 12 से 15 फीट ऊंची लहरें हैं यहाँ पर। और समंदर जा रहा है ऐसे और लहरें आ रही हैं ऐसे। सोचिए यूं करके जा रहा है ये पार्ट, ऐसे करके। बहुत ही अनोखा यार एक्सपीरियंस है मेरा। चले आगे बढ़ने का समय आ गया भाई। और
कम से कम भी 1-1.25 बिता दिया मैंने मज़े मज़े में। वो एक फ़र्स्ट लुक होती है ना, जो जब मैंने पहली बार बर्फ़ को देखा था तब भी मेरा यही हाल था। मुझे ये नहीं पता था कि आगे और बर्फ़ मिलेगी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ऐसा ही मेरे साथ यहाँ हुआ, और बिना कुछ किए चेहरा ऐसा चिप 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 कर रहा है यार। नमकीन पानी है ना, वो हवाएं चलती हैं, नमकीन नमकीन वो उड़ता है, इसीलिए शायद यहाँ पे बात बात पे मौसम बदल जाता है, मॉइस्चर क्रिएट होता है ना। कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं यार। और बहुत अच्छा अभी जंगल आने वाला है, थोड़ी देर वहाँ पर भी रुक के मज़े करेंगे अपना। बाकी भाई ये ईस्ट में पड़ता है ना, इसलिए यहाँ जल्दी सुबह हो जाती है और जल्दी शाम हो जाती है। अभी आप देखेंगे 5 बजे का टाइम हो रहा है और ऐसा लग रहा है अंधेरा होने वाला है। तो और लगभग आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर ना अंधेरा हो जाएगा। दिन बड़े छोटे हैं यहाँ पर, लंबे छोटे नहीं कहेंगे, लेकिन जल्दी शुरू हो जाते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। चलो आगे बढ़े। तो भाई रोड पे चलते चलते सामने हो या पीछे की तरफ हो, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब काजू के पेड़ है। और ये फूल भी आया हुआ है इन पे और फल भी लगा हुआ है। थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। रोड के किनारे देख रहे हो, ये तो अभी कच्चे हैं, और ये यहाँ पका हुआ दिख रहा है। कैसे लावारिस की तरह पड़े हैं ये वाला तो हैं। ये मैं थैली इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें से ना इसको, ये काजू और इसके बीच में से, फ्रूट के बीच में से ये रस निकलता है। ये फ्रूट होता है ऊपर इसका, इसको भी खाया जाता है, बहुत ही जूसी होता है ये। और ये नीचे काजू है और इसको ऐसे तोड़ा जाता है, और इसमें से जो ये देखो रस निकल रहा है ना, अगर ये शरीर पर डायरेक्ट लग जाए तो कहते हैं कि भाई वहाँ पे जैसे काजू है ना, इसी शेप का फोड़ा निकलेगा। तो और ये जो है ना, ये खाने लायक नहीं है, ये वैसे नहीं खाया जाता है। इसको भूना जाएगा, भूनने के बाद ये फटेगा मूंगफली की तरह, अंदर से काजू निकलेगा और ये छिलका अलग हो जाएगा। हाँ, इसके फ्रूट को धो के और इसको वैसे ही खाया जा सकता है। और देखो कितना रस निकलता है इसमें से भाई, बढ़िया। बिल्कुल मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, ट्रिप पे कुछ हो जाए तो उल्ट। बाकी यार ये जंगल इतने भर भर के हैं पूरे, यहाँ से लेके और पुरी तक, कोणार्क मंदिर से लेके तो 40-45 किलोमीटर दूर तक पूरे ये चारों तरफ लावारिश की तरह ऐसे बिछे हुए हैं पेड़। कोई गंदगी नहीं, कोई माई बाप नहीं इनका पूछने वाला, है ना। बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस है। तो रास्ते में अभी नारियल के पेड़ भी आएंगे, एक बार उसका पता करते। काजू का तो मैंने पता किया था, यहाँ पे 350, 400, 500 ऐसे वैरायटी है, ऐसे रेंज है। तो काजू तो बहुत है यार, यहाँ उग रहा है। जब लावारिस है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली इतने रुपए में तो मिलते ही है। एक बार नारियल का और पता करता हूँ, क्योंकि नारियल तो बहुत है यहाँ पर, और नारियल बेचने वाले भी थे, पर मैंने पूछा नहीं। अभी आगे चल के नारियल का और पता करते हैं। इसमें ना अभी फल लगना ही शुरू हुआ है, और तब इसीलिए काफ़ी ज़्यादातर तो कच्चे हैं। और जो मैंने तोड़ा ना, वो येलो येलो दिख रहा है, वो छोटा सा है, जबकि इसका साइज जो है ना, एक बॉल के बराबर हो जाता है, जो टेनिस बॉल होती है ना, उसके बराबर। और बढ़िया रेड एंड येलो का मिक्सचर होता है। तो अभी कम से कम भी 1-1.25 महीना और लगेगा इसको अच्छे से फल को बनने में, और फिर उसके बाद आप काजू को यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं पहुंच गया हूँ नारियल वाले के पास। नारियल पानी इकट्ठा करते हैं। हाँ जी, नारियल कैसे दे रहे हो? पानी चाहिए। पानी वाला दे दो। खाली पानी वाला है? हाँ, कितने का? पानी वाला 40 है। अच्छा, और मलाई वाला? 50। ये वाला मलाई होगा। अच्छा, ये वाले में मलाई नहीं, पानी वाला दो कोई बढ़िया सा। बढ़िया पानी। तो भाई रेट का तो कोई खास फर्क नहीं है। दिल्ली में मेरे ख्याल में 60 रुपए का पानी वाला है और 70 रुपए का मलाई वाला। तो कम रेट है। नहीं, आपका कम है, लेकिन उतना कम नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पर इतना नारियल होता है तो और कम होना चाहिए प्राइस तो। हाँ, बाकी पानी फुल है। हाँ, पानी फुल है। देखो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। बाकी रेट का उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, दिल्ली में 20-30 रुपए का ही फ़र्क है। पर इसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे नारियल आप पीते हैं ना, जो पानी वाला होगा उसमें सिर्फ पानी होती है, क्योंकि वो कच्चा नारियल होता है।
तो जो पानी होगा जिसमें, उसका पानी का टेस्ट थोड़ा कम लगेगा, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होगा उसमें। और जो मलाई वाला नारियल होता है ना, उसमें मलाई बनने की वजह से पानी कम मिलेगा, लेकिन टेस्टी होता है वो। तो दोनों भी पी सकते हैं। और बाकी भाई यहाँ पे कहीं भी जाओगे इस तरफ के इलाकों में लैंग्वेज बैरियर तो थोड़ा सा रहता है। यहाँ पे मेरे को 3-4 दिन में जो महसूस हुआ ना, लोगों को थोड़ा सा देर लगती है बात समझने में, और जो सामने वाला बोलता है वो हमें, क्योंकि यहाँ की हिंदी भी जो है ना, टोन वैसी ही है, ओडिया टोन। सही है यार, फ्रेश फ्रेश है। ये है कि अपने उधर के इलाकों तक पहुँचने में नारियल को टाइम लगता है, हफ्ता या 10 दिन भी लग जाते हैं। उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो ये थोड़ा पुराना लग रहा है, वो तो बिल्कुल फ्रेश नया नया लग रहा है। ये एक गुच्छे में कितना नारियल होता है? एक गुच्छे में कितना नारियल होते हैं ये पूरे में इसमें? ये 5 हो गया। 5? 5 नहीं, वैसे कितने होते हैं लगभग एक अंदर? 250 हो गया। 28? 250। अच्छा 250 हो गया। अच्छा, 250 का पूरा ये। हाँ। और कितने पीस होता है उसमें? ये 5 पीस हो गया। अच्छा, तो एक का 50 लगा तो 5 पीस हो गया तो 250 हो गया। 250 हो गया। देखो भाई, मैंने बताया ना, थोड़ा सा कई बार चीज़ें समझने में, मतलब मैं बोलूँगा, मैं जिस आंसर की उम्मीद कर रहा होता हूँ वो समझ नहीं आता। या तो मेरे समझाने की दिक्कत है, या फिर उनके समझाने की दिक्कत है। थोड़ा सा रहता है। कुछ एक चीज़ें आप इशारों में तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं वो आपको कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। इसके बारे में ना मैं आगे कल वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या चक्कर है इसका। मेरे को डिसएडवांटेज मेरे को क्या हुआ है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है खाने पीने की लेके। क्योंकि अगर आप रोटी मांगोगे तो चावल मिलेगा, चावल मिलेगा तो मांगोगे तो सब्जी मिलेगी। समझ नहीं आएगा आपको क्या है। मैंने थाली मांगी तो भाई उसने थाली भी लगा दी और पनीर की सब्जी लगा दी, और वो भी इतनी सारी कि 3-4 लोग भी मिलकर ना खा पाएँ। कल वाले वीडियो में करेंगे उस बारे में बात। बाकी बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मौसम सही हो गया है। एक और नया दिन, और मैं हूँ जगन्नाथपुरी के बीच पे। और भाई यहाँ पर आकर ना आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। वैसे आज मेरा मन था कि मैं अभी जगन्नाथपुरी मंदिर जाने के बाद चिल्का झील पे जाऊँ। और चिल्का लेक जो है ना, वो वर्ल्ड की सबसे पहली सॉल्टी वाटर लेक है। बाकी सारी मीठे पानी की लेक होती है, ये खारे पानी की लेक है। लेकिन जब मैं उठा, सुबह जल्दी उठा, मंदिर गया, मेरे को मंदिर में ही 5 घंटे लग गए, और अभी 12:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ से भाई चिल्का लेक जो है वो करीब 70 किलोमीटर है। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाते हैं आप, उसके आगे समंदर का रास्ता है, करीब 8 किलोमीटर बोट पे जाना पड़ेगा आपको, और फिर 8 वापस आना। तो मुझे अंधेरा वहीं हो जाएगा, और कल मैंने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मंदिर दर्शन हो गया है, और बाकी की सारी चीज़ें आज बीच पे ही करें। तो बीच का आज दिन का पार्ट भी आपको दिखाऊंगा, और यहाँ की नाइट लाइफ भी दिखाऊंगा।
फिलहाल मैं बीच पे वैसे ही आ गया हूँ, थोड़ी देर में मैं रूम पे जाऊँगा और कपड़े चेंज करके अपना होटल मैंने बिल्कुल यहीं पे पास में लिया हुआ है। और अब यहाँ से करते हैं मेन चीज़ों की बात कि यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए और होटल कहाँ कहाँ आपको लेने चाहिए और कैसे मिलेंगे। तो भाई आप अगर जगन्नाथपुरी आ रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको होटल जो है ना वो फ्राइडे सैटरडे संडे जो बीच के किनारे किनारे होटल है ना वो नहीं मिलेंगे। वैसे तो वो बहुत महंगे हैं, 4,000 5,000 8,000 10,000 ऐसे रूम्स हैं, लेकिन वो वीकेंड पे नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब मैं परसों आया तो यहाँ पर मैंने कम से कम भी 50 से 60 होटलों में तो वैसे पूछा जा जाके तो रूम नहीं थे, और मैंने जो ऑनलाइन सर्च किए वहाँ पर भी रूम नहीं थे। तो ये तो आती है पहली बात कि रूम नहीं थे। और रूम क्यों नहीं थे ये बताता हूँ आपको। तो 8 बजे का चेकआउट टाइम क्यों है ये मैंने पूछने की कोशिश करी। मतलब 90% जो होटल है ना सब में 8 बजे का चेकआउट है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो ट्रेन आती है ना ये पूरी स्टेशन एंड है बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद तो समंदर है। जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पे सुबह सुबह के समय आती हैं 3 बजे 4 बजे और मैक्सिमम 5 बजे तक, और शाम को उनको निकलना होता है ट्रेनों को वापसी। दिन में कोई व्हीकल नहीं है। तो जो सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए लोग वो कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने रूल बनाया। बोले 60 साल से तो रूल जो था वो ये था कि सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करना होता था, और अब जो है रूल चेंज हुआ है जो कि 8 बजे में चेंज हो गया है। यार मेरे को बड़ा बेकार लगा कि 8 बजे आपको निकल जाना है किसी भी तरह रूम से, नहीं तो अगले दिन का चार्ज लग जाता है आपका। बाकी होटल तो महंगे हैं ही हैं, रोड के किनारे किनारे है ही, और उसके पीछे की तरफ भी होटल है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी होटल नहीं मिलेंगे। मेरे को 3 दिन पहले जब मैं होटल ढूंढ रहा था कहीं भी होटल नहीं मिले। उसके बाद 25 किलोमीटर दूर मैं भुवनेश्वर रोड पे वापस गया हूँ, तब मुझे होटल मिला, और जो होटल मिला वो मतलब 500 रुपये की भी औकात नहीं थी उस रूम की, जो कि मेरे को 3,000 रुपये में मिला। तो अगर आप पूरी आ रहे हैं ना तो आप पहले से प्लानिंग करके कम से कम भी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले आप अगर अपनी बुकिंग करा देंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो थी होटल की बात। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको खाने पीने में कैसे दिक्कत आएगी। कि यहाँ पर ना आप जो बोलेंगे वो उनको समझ नहीं आता या जानबूझ के नाटक करते हैं, क्योंकि यही लोग जब हमारे उस तरफ आते हैं तो खूब अच्छे से ये हिंदी समझते भी हैं और हिंदी बोलते भी हैं, लेकिन ये जानबूझ कर यहाँ पर इतना ड्रामा करते हैं। जानबूझ के क्यों बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इस बात के बारे में भी ये बताऊँगा आपको। यहाँ पर आप खाना मांगेंगे, दाल मांगेंगे इतनी सी, तो वो आपको 2 प्लेट दाल दे देगा और बोलेगा कि भाई यही है। हालांकि खाना सस्ता है यहाँ पर, मैं इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा कि खाना बहुत महंगा है, लेकिन आप मांगेंगे कुछ और मिलेगा कुछ। और ऑटो वाले से आप बोलेंगे यहाँ छोड़ दे, वो कहीं और ले जाके छोड़ देगा, फिर बोलेगा कि वहाँ से अलग चार्जेस लगेंगे। तो ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि जानबूझ के करते हैं, क्योंकि मैंने देखा एक बंदा जो कि बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, उड़िया भाषा बोल रहा था सिर्फ वो। और जब मैंने देखा तो वो, जब मैं पैसे वैसे कटवाने लगा ना उससे पानी लेके, तब मैंने देखा कि वो जो है ना मोबाइल में बॉबी देओल की फिल्म देख रहा था। अब बॉबी देओल उड़ीसा की फिल्म तो बनाता नहीं है भाई, तो मतलब वो बरसात मूवी टाइप की कुछ देख रहा था। तो यार ये जो है ना गलत है। आप एंटरटेन करें लोगों को अच्छे तरीके से। यार ऐसे मिसबिहेव करते हैं बंदे यहाँ के। ऑटो वाले, बैटरी रिक्शा वाले, बहुत ही गंदा उनका हिसाब किताब है। आपसे उलझने की पूरी कोशिश करेंगे ये। वो कितनी भी बड़ी गाड़ी ये देख रहे हैं कि आपका छोटा सा रिक्शा साइड से निकल सकता है, लेकिन नहीं, वो गाड़ी आ रही है मतलब उन्हें पूरे पंगे लेने हैं। चलिए, अब ये हो गए सेकंड बात। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठ के जब आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, वहाँ पे बाहर से लेके अंदर तक हर चीज़ पे आप फूल चढ़ाएं या फिर आप भगवान के हाथ जोड़ें, आपसे पैसा मांगा जाएगा कदम कदम पे। फूल चढ़ाने के दक्षिणा मांगते हैं वो, कि फूल चढ़ा रहे हो भगवान को, यहाँ दक्षिणा दो, यहाँ दक्षिणा दो। जैसे तो भगवान के ठेकेदार हैं, वो मना करते हैं यहाँ खड़े हो मत हो। अंदर मंदिर के अंदर मोबाइल, पर्स, बेल्ट कुछ भी अलाउड नहीं है, और आपसे कदम कदम पे पैसे तो मांगते ही मांगते हैं। दूसरी बात, आपको भगवान के नाम पे डराते भी हैं। अगर आपने पैसे नहीं चढ़ाए तो वो बोलते हैं कि भाई तुम हिंदू के नाम पे कलंक हो। तो कितनी बड़ी बात है कि वो बताएंगे हमें कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। बहुत बड़ी धांधलेबाजी है भाई। यहाँ पे मंदिर प्रशासन अगर ये वीडियो देखे तो उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि कैसे आप सही करोगे। एनीवे, आपने रथ यात्रा निकलते देखी होगी बहुत बार, अलग अलग जगहों पे रथ यात्रा निकलती है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन रथ होता है जो कि जुलाई में यहीं से निकलता है, वो रथ बहुत बड़ा रथ होता है और उसी की यात्रा यहाँ वो मानी जाती है। हालांकि यहाँ जगन्नाथ भगवान जी की मान्यता बहुत है।
वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, पर ज़्यादातर लोग अपना मस्ती और धर्म कर्म के हिसाब से आते हैं। तो एक मंदिर आप जगन्नाथपुरी के दर्शन करके और उसके बाद अपना बीच पे और अलग अलग जगहों पे, जैसे मैं कल कोणार्क टेम्पल गया था, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर चिल्का लेक है, यहाँ सब जगह जा सकते हैं। तो भाई अब मैं अपने होटल की तरफ चलता हूँ और अपने कपड़े वपड़े चेंज करके और बढ़िया से कैजुअल यूनिफॉर्म में आता हूँ। हालांकि बॉडी टैगिंग का तो इशू रहता है यहाँ पर समुद्र के किनारे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मज़े तो करने हैं। अब और कहीं नहीं जा पाए तो यहीं का एंजॉयमेंट करते हैं। अब थोड़ा बहुत देर यहाँ पर नहा के और फिर वापस होटल में जाके, सामने ही होटल है, और फिर उसके बाद अपना थोड़ा बहुत देर रेस्ट करके और फिर नाइट लाइफ आपको दिखाने के लिए आऊँगा। बाकी यार एक चीज़ तो है, मैं जो है ना जिस तरफ भी निकलता हूँ, जैसे मैं राजस्थान गया तो पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुँच गया, चिटकुल गया तो मैं चाइना बॉर्डर तक पहुँच गया, तिब्बत बॉर्डर तक, और भाई मैं उत्तराखंड की राइड पे गया तो मैं नेपाल तक पहुँच गया, और यहाँ आया हूँ तो यहाँ तो धरती ही ख़त्म हो गई। मतलब जब तक सामने रुकावटें ना आ जाएं, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। ऐसा ही कुछ करना है मेरे को अभी ना। मतलब आज अभी तो ये उड़ीसा पे एंड हो रही है ट्रिप मेरी, हालांकि अभी 4-5 वीडियो और आएंगे यहाँ के अलग अलग जगहों के। लेकिन ये है कि उसके बाद जब मैं ऑल इंडिया के लिए निकलूँगा तो उसके बाद भाई हर छोर को कंप्लीट करना है, देश के जितने भी छोर हैं। भाई यार ये मज़ा आया मेरे को। जैसे वो आप गोवा वगैरह जाएंगे तो अलग अलग बीचेस होते हैं ना वहाँ पर, अलग अलग जगहों पे। यहाँ पर सेम लाइन से है बीच, क्योंकि सीधी सीधी लाइन है, ऐसे करके कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यहाँ पे साइड में ब्लू बीच है, मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये गोल्डन बीच है, इसी के जस्ट आगे 1 किलोमीटर आगे स्वर्ग द्वार बीच है। तो सारे बीचेस यहीं पे हैं। चलो यार बहुत देर हो गई, कपड़े चेंज करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। मज़ा आने वाला है। ज़माने लगे कहने में जो बातें, रह गई वो ज़ुबां पे शर्म की। सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के, शोर में गुम गया है वक्त की। छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे, मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये। हुआ हुआ जो खाली सफर बिन तेरे, मैं शोर के कहूंगा हर्फ ये। अब तू ही है किनारे लगती वो शामें, अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में। अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही। किनारे लगती वो शामें, वो रोशनी हर दिशा में। तो भाई मैं आ गया हूँ अपनी कैजुअल फॉर्म में, और सच बताऊँ तो अब मेरे को लग रहा है कि मैं घूमने आया हूँ। और अब मैं जाने वाला हूँ समंदर के अंदर, और भाई मौसम वाली फीलिंग आ रही है। तुम तो अभी नादान हो बेकाबू नदी। दिल की रुतों से अनजान हो बरखा
अब मुझे मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये हुआ हुआ जो खाली सफर बिन तेरे मैं शोर के कहूँगी हर्फ ये। तो भाई एक बार फिर से नहा धो के और मैं आ गया हूँ दोबारा से बीच पे, लेकिन इस बार मैं दूसरे बीच पे आया हूँ। ये है स्वर्ग द्वार बीच और यहाँ का नज़ारा बहुत अलग है। इस टाइम पे जितनी चहल पहल दिन में थी उतनी ही चहल पहल अभी भी है और कितना ब्यूटीफुल हो गया है, बिल्कुल कितना ब्यूटीफुल हो गया है नज़ारा। मेरे पीछे आप देख लो। और शंख वगैरह तो भाई यहाँ पर देखो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, बहुत सस्ते हैं। मैं अभी लूँगा आपको और सारा कुछ दिखाऊँगा भी कि कैसे यहाँ शंख वगैरह मिलते हैं। यार दिन में इतनी गर्मी हो जाती है, धूप होती है खतरनाक वाली, और शाम होते होते मॉइस्चर क्रिएट होता है और बारिश हो जाती है। और कितने कमाल की बात है ना, बादल इसी समंदर में से खारे पानी को उठाते हैं, मतलब पानी नहीं, वो तो भाप बन के ही उठता है और बदले में मीठा पानी दे देते हैं। बाकी यार वाइब्स तो हैं अगर आप यहाँ आते तो। वैसे तो लोग 4-5 दिन की जर्नी प्लान करते हैं, पर 1-2 दिन में भी लोग कंप्लीट करके वापस चले जाते हैं। पर यहाँ का जो सबसे गंदा सिस्टम लगा ना, वो यही लगा कि सुबह सुबह जो होटल का चेकआउट करना होता है ना, वो बड़ा बेकार है। बाकी चलो मैं आपको यहाँ के मार्केट दिखाता हूँ। खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं, वेज नॉन वेज सब मिलता है। और मेरे को जाना तो था एक फ़िश मार्केट, जो कि यहाँ पर पूरे प्राउंस वगैरह और सारी चीज़ें मिलती हैं ना, समुंदर से जो भी चीज़ें निकल के आती हैं वो वहाँ बिकती हैं। एक से एक भाई साहब, आप यूनिक कभी देखे भी नहीं होंगे कैसे कैसे कीड़े मकोड़े लोग खाते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पा रहा, वो थोड़ा दूर है, तो बारिश भी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं आसपास की चीज़ें देख के और खाना पीना खा के और आज रेस्ट करा जाएगा। और फिर उसके बाद मैं कल 250 या 260 किलोमीटर के आसपास भीतरकनिका है, भीतरकनिका जाऊँगा मैं। तो आओ एक बार शंख ले लेते हैं पहले। भैया पूजा में कौन सा यूज होता है? ये वाला सब पूजा में लगेगा, ये वाला। अच्छा, ये सब ये जो मंदिर में रखने के लिए होते हैं। और बजाने के लिए? बजाने के लिए ये वाला सब पूजा में लगेगा। अच्छा, तो साउंड का फर्क होगा ना सबके अंदर? लेगा उतना साउंड फर्क रहता है। अच्छा अच्छा। और ये छोटे छोटे ये भी बजते हैं? हाँ, सब बजते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं ये मीडियम साइज का देखूँ तो इसका क्या प्राइस होगा? 250। 250? ये वाला लेगा 70 रुपये आएगा, इससे बड़ा लेगा 250 आएगा। अच्छा जी। और मुझे ऐसा शंख चाहिए जो आराम से बज जाए, मतलब बहुत ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, उस टाइप से। बड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, बड़ा लेना पड़ेगा उसके लिए। ये वाला हाँ। दिखाना थोड़ा। अगर नॉर्मल मैं फूंक मारूं इसमें बजेगा ये? ऐसे करे सर, पहले ऐसे करे तो संगली करो, आवाज करो। ऐसे करो, नॉर्मल बजाओ, पहले से धीरे से आवाज। सीख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ये आराम से बच जाता है ना? और ये कितने का है? ये आवाज बजाओ। अच्छा, ऐसे करे सर। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कितने का है? 750 रुपया का। काफी हैवी है, हैं? ये ओरिजिनल है ना? लेकिन ओरिजिनल होता है, शंख डुप्लीकेट नहीं आता है। अच्छा, कैसे पहचानना हो अगर शंख? ऐसे आता है, देखो ओरिजिनल वाला ऐसे रहता है। अच्छा अच्छा इसका हम पॉलिश करके अच्छा, ये ओरिजिनल ऐसा रहता है, आप पॉलिश वगैरह करके ऐसा बनाते हैं? पॉलिश करना पड़ता है सबको। सही है। तो कुछ इसमें डिस्काउंट होगा? हाँ, हो जाएगा। ठीक है ठीक है। मुझे यही वाला चाहिए होगा, कुछ एक छोटे भी चाहिए होंगे। ठीक है, बजा के देखो। हाँ, मैं 1 मिनट बजा के देखता हूँ। और एक मिनट, ये क्या चीज़ है ये? वो उसमें मोती आता है। अच्छा, सीप है। हाँ। ओके, तो ये सारे शंख ही हैं, मतलब जो आप छोटे बड़े देख रहे हैं? संख्या ये कौड़ी है। हाँ, ये कौड़ी है। पैसा थी। अच्छा, ये कौड़ी है, ये और ये भी कौड़ी है ना? ये भी इतना बड़ा कौड़ी है। अच्छा, ये कौड़ी है। हाँ। ओह, शंख जैसा लग रहा था ये। ये भी इतना बड़ा कौड़ी है। इन्हीं पेड़ से सब जन्म होता है। वाह रे रे रे, वाह। बच्चा आदमी इन्हीं पेड़ से जन्म होता है। ये माँ बाप होता है और तो इनको भी बजाया जा सकता है? बजाया। हाँ, ये है ना इसमें, है ना?
तो इसकी आवाज़ कैसी होगी थोड़ा सा? बहुत खूब भाई, इसकी तो बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। 1200 रुपये आएगा इसमें, जितना बड़ा लेगा उतना रेट अलग आएगा, आवाज़ भी अलग आएगा। ओके ओके ओके। वो भी आवाज़ आएगा। अच्छा देखो, अच्छा। हम चेक करके दिया, लेकिन नया बाजार है ना, इसीलिए आपका अच्छा वाला चाट के देना पड़ा। ठीक 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 ठीक। तो भैया 600 रुपये का वो शंख है और 200 रुपये में मैंने ये बड़े प्यारे प्यारे शंख लिए, 4 ये ले लिए हैं और पंचमुखी शंख और एक ये पंचमुखी शंख। इसको बजाने में थोड़ा जोर तो लगता है, तो मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, पर बाद में सीख लेंगे घर पे बैठ के डेकोरेशन अपना। करने के लिए अच्छा रहेगा। और ये मेरे गिफ्ट देने के लिए हैं, तो ये पैक कर दो ये सब। तो कैसे दे रहे हो भैया? बोले आपको 50 रुपये का एक। तो भाई आज शॉपिंग चल रही है दबा के, और ये मोतियों की माला ले रहा हूँ, और भैया बताएंगे कि तो ओरिजिनल और लोकल कैसे पता करें। नॉर्मल वाला है। अच्छा नॉर्मल वाले हैं, लेकिन ओरिजिनल होती है वो उसको कैसे बताते हैं? ओरिजिनल वाला 3000 4000। अच्छा 4000 तक की आएगी। 2000 3000 4000। अच्छा, लेकिन आप उनको अभी जला के दिखा रहे थे तो जल तो ये भी नहीं रही है, तो ये किस चीज़ की बनी है? ये खेती में बनाते हैं। अच्छा जो मोती का सीप है ना, उसको पाउडर में डस्ट बना के उसको खेती में बनाते हैं। अच्छा अच्छा। ये तो रियल मोती है, ये तो रियल मोती है, ये है रियल मोती सीप वाला। अच्छा, जो इतनी बड़ी सीप के अंदर ये छोटा सा मोती निकलता है। तो ये कितने का होगा एक सिंगल मोती? 100 कितना? 100। अच्छा अच्छा। हमारे पास वहाँ दुकान में जाके एक मोती 2000 3000 लेगा। हम लोग को मोती जहाँ पे लेगा समुद्र किनारे में लेगा, सस्ता मिलेगा। कोई नहीं, ये माला दे दो आप मेरे को। हाँ 9 ग्राम। तो भाई बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं आ गया हूँ अपने होटल रूम में, और बस थोड़ी देर कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, फिर आपसे बात करते हैं। देखा भाई, बजाना सीख लिया, और वो शंख लेने के बाद मैंने एक और ये लिया, बड़ा प्यारा था शंख। और इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पहचान करें कि ये असली है या नकली है। बहुत से ना चीनी मिट्टी के भी बने रहते हैं, तो जैसे मैं आपको फ़ोन से दिखाऊं तो ये देखो आर पार रोशनी दिख रही है ना, ये जो इस तरह से दिखेगी ना, जिसमें किसी भी शंख में ऐसे ये दिखेगी, वो समझ लेना असली है। बाकी यार बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं तो आ गया हूँ वापस, और अब डेटा वेटा कॉपी करके कल की तैयारी करते हैं। बाकी वहाँ घूमने के लिए अभी भी इतनी चहल पहल है, इतनी बारिश में भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी हालांकि खाने पीने की दुकानें बंद हो गई थी, और मैं जब आगे के सेक्शन में गया तो यार क्या क्या मिल रहा था, मछली और पता नहीं किस तरह के कीड़े मकोड़े, मुझे तो नाम भी नहीं पता भाई सच में। हालांकि मैं नॉनवेज खाता हूँ, पर 1-2 आइटम्स, ज़्यादा नहीं। उनका सबका मैंने देखा भाई, इतने लोग ऑक्टोपस को भी नहीं छोड़ रहे यार। ऑक्टोपस तो कहते हैं कि बहुत दिमाग वाला वो होता है, और बहुत सीधा होता है यार, ऑक्टोपस को भी खा और फिर उसके बाद मैं अपना अभी होटल पे आ गया हूँ तसल्ली से। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। सी यू सून।